हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PEU हेल्पर। आज मैं आपके लाया हूँ केमिस्ट्री सब्जेक्ट का PYQ ईयर 2022 का कंप्लीट सॉल्यूशन इन वन वीडियो। वैसे केमिस्ट्री सब्जेक्ट सभी ब्रांच वाले को पढ़ना जरूरी है, वो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ें या फिर सेकंड सेमेस्टर में पढ़ें। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो ये क्वेश्चन है बीटेक सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम ईयर 2022 का। इसके लिए आपको दिए जाते हैं 3 आवर्स, फुल मार्क्स होता है 70। टोटल आपको 9 क्वेश्चन दिए हुए हैं क्वेश्चन पेपर में, जिसमें सॉल्व करने हैं ओनली 5। तो एक क्वेश्चन आपको 14 मार्क्स का होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, जिसमें 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसे सॉल्व करना है ओनली 7 क्वेश्चन। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरे सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, स्टेट डी ब्रोगली प्रिंसिपल। तो डी ब्रोगली प्रिंसिपल से हमें मैटर के ड्युअलिटी बिहेवियर के बारे में पता चलता है, और ये हमें मोमेंटम ऑफ पार्टिकल एंड वेवलेंथ के रिलेशन के बारे में बताते हैं, जिसमें होता है लेमडा इक्वल टू एच बाई पी, वेयर लेमडा इज वेवलेंथ एंड h is Planck's constant and p is momentum of the particles. What is an orbital? तो न्यूक्लियस के अराउंड ऐसा 3 डायमेंशनल रीजन जहां मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होता है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का। नेक्स्ट देखते हैं, अरेंज द कोवैलेंट बॉन्ड CF, CBr, CCl एंड CI इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ। तो ये सभी हेलोजन ग्रुप्स के एलिमेंट्स हैं, FBr, Cl एंड I। तो अगर हम लोग ग्रुप में नीचे आएंगे तो एटॉमिक रेडियस हर एलिमेंट का बढ़ता जाएगा। तो अगर एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ उसका कम होते जाएगा। जिस एलिमेंट का रेडियस का लेंथ कम होगा उसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगा। तो इसलिए ये इस तरह से अरेंज किया जाएगा, सबसे ज़्यादा होगा CF का, उससे कम CCl का, उससे कम CBr का, उससे कम CI का। तो नेक्स्ट है, विच ऑफ NH3, PH3, ASH3 एंड SbH3 पोजेजेस लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल, गिव रीजन। तो ये सभी ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं। तो इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगने वाला है। अगर हम लोग ग्रुप के नीचे आएंगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता जाएगा। तो नाइट्रोजन ग्रुप का सबसे पहला एलिमेंट होता है, इसलिए उसका साइज सबसे छोटा होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगा एज कंपेयर टू फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमोनी। Out of Cr2 plus and Cr3 plus, which one is stable in aqueous solution? तो एटॉमिक नंबर होता है Cr का 24। तो Cr2 प्लस करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 22। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें तो Ar3d4, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर Cr3 प्लस का देखें तो Ar3d3। तो Cr3 प्लस जो है मोर स्टेबल रहेंगे एक्वस सॉल्यूशन में एज कंपेयर टू Cr2 प्लस, क्योंकि Cr3 प्लस में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो T2g में हाफ फिल्ड होते हैं। लेकिन अगर Cr2 प्लस का बात करें तो यहाँ पे Eg में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे जो लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करेंगे। तो इसलिए ये हाफ फिल एंड फुल फिल जो होते हैं ये मोर स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट है, Cu प्लस आयन इज कलरलेस बट Cu2 प्लस आयन इज कलर्ड, वाई? तो Cu प्लस आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन होता है 3d10, और Cu2 प्लस आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन होता है 3d9। तो 3d9 में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाता है जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फिजिबल बनाता है, लेकिन Cu प्लस आयन में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, जिसके कारण वो कलरलेस शो करता है। Next है, what is selection rule? Selection rule refer to the set of rules that govern the allowed or forbidden transition in the spectroscopy, particularly in the context of electronic transition in molecules. Next है, एक गैस expand against the vacuum, what is the work done on it? अगर गैस वैक्यूम में एक्सपेंड हो रहा है तो उसमें क्या वर्क डन होगा? अगर गैस वैक्यूम में एक्सपेंड होता है तो उसमें कोई वर्क डन नहीं होता, वर्क डन उसका जीरो हो जाता है। ठीक है। What is the condition for a reaction to be in equilibrium? तो रिएक्शन को इक्विलिब्रियम में रहने के लिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को चेंज नहीं होना होता है टाइम के अकॉर्डिंग, जिसका मतलब होता है फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन हमेशा इक्वल रहते हैं इसमें। द प्रेजेंस ऑफ CO2 इन बॉयलर feed water should be avoided, why? This happening because feed water deaeration normally remove the carbon dioxide from the boiler feed water.
The presence of gas in condensate is typically due to the carbonate and bicarbonate decomposition under the boiler condition. तो सेकेंड नंबर में हम लोग को शॉर्ट नोट्स लिखना है सभी के बारे में। तो पहला है वेव पार्टिकल डुअलिटी। वेव पार्टिकल डुअलिटी एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है क्वांटम फिजिक्स के अंदर, जिससे इलेक्ट्रॉन और फोटोन जैसे पार्टिकल्स का वेव लाइक बिहेवियर और पार्टिकल लाइक बिहेवियर के बारे में हम लोगों को पता चलता है। और ये डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंटल सेटअप और उसके ऑब्जर्वेशन पे। तो वेव नेचर पार्टिकल जो है इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन जैसे फेनोमेना से हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर हमें एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के पास करेंगे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से, तो उसके पार्टिकल शो करेंगे वेव लाइक प्रॉपर्टीज। ठीक है। तो पार्टिकल नेचर हम लोगों को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और पार्टिकल डिटेक्टर जैसे फेनोमेना से हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो सेकेंड है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल से हम लोग को पता चलता है किसी भी ऑब्जेक्ट का हम लोग एग्जैक्टली मोमेंटम एंड एग्जैक्टली पोजीशन नहीं बता सकते हैं एक साथ। इसमें कुछ फॉर्मूला दिया गया है जिसमें डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू एच बाई 4 पाई। तो डेल्टा पी को हम लोग एम इंटू डेल्टा भी लिख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा भी इक्वल टू एच बाई 4 पाई। तो डिस्कस द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फॉर एक्सप्लेनिंग द पार्टिकल ऑफ नेचर। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक फेनोमिना है जिसमें हम लोग लाइट को अगर सोन करते हैं मेटल सरफेस पे तो कुछ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है उस मेटल सरफेस से। तो उसी के बारे में डिटेल में दिया गया है। तो अगर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखें तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच इंटू एफ माइनस फाइव। इसमें की होता है काइनेटिक एनर्जी, प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू दिया गया है, एफ इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट एंड फाइव इज the work function of the material. Next है how many photons of light having a wavelength 4000 angstrom are necessary to provide 1 joule of energy. तो एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला होता है एच म्यू। अब म्यू को हम लोग लिख सकते हैं सी बाय लेमडा। तो एच का वैल्यू हम लोग को पता है प्लैंक्स कांस्टेंट, सी का वैल्यू होता है जो लाइट का स्पीड का वैल्यू होता है, और लेमडा का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 4000 अंगस्टन। अंगस्टन का वैल्यू हो जाता है 10 टू पावर माइनस 10। तो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे आएगा 4.965 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल। ये हम लोग का एनर्जी ऑफ वन फोटोन आया। तो हम लोग को नंबर ऑफ फोटोन निकालने के लिए ये एनर्जी जो दिया हुआ है इसमें डिवाइड करेंगे एनर्जी ऑफ वन फोटोन, तो हम लोग को आ जाएगा नंबर ऑफ फोटोन्स। यही हम लोग को आंसर है निकालने के लिए। देखते हैं थर्ड नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग टू मॉलिक्यूल्स हैज हायर बॉन्ड लेंथ, O2, O2 प्लस, O2 माइनस। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का यूज करते हुए इसे एक्सप्लेन करना है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बीटेक के केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए। इस टॉपिक से हर साल 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 14 मार्क्स के यूनिवर्सिटी एंड सेम के एग्जाम में। तो अगर आप इसे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए इस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। मैं इस वीडियो में सिर्फ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है O2। O2 में टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन होता है सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, फिर है पाई 2p2x, डबल बॉन्ड पाई 2p2y, पाई स्टार 2p1x, डबल बॉन्ड पाई स्टार 2p1y। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए एक फॉर्मूला है 1/2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, ये नीचे वाला जो इलेक्ट्रॉन्स फील होता है ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो ऊपर वाले होते हैं वो एंटी बॉन्डिंग, इसमें स्टार लगा होता है, लेकिन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में कोई स्टार नहीं लगा रहता है। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तो टोटल इसमें 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है और 6 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 2। तो बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। सेकेंड में है O2 प्लस। तो O2 प्लस में 15 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसका एमओ कॉन्फ़िगरेशन होता है सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2p2x, डबल बॉन्ड पाई 2p2y, फिर पाई स्टार 2p1x, डबल बॉन्ड पाई स्टार 2p0y। तो इसके
P में 0 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसमें भी अगर बॉन्ड ऑर्डर हम लोग निकालें तो 10 इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 इसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2.5। देखते हैं हम लोग थर्ड नंबर O2 माइनस। तो O2 माइनस में टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका एमओ कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2p2x डबल बॉन्ड, पाई 2p2y, फिर पाई स्टार 2p2x डबल बॉन्ड, पाई स्टार 2p1y। इसका भी अगर बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे तो सेम ऑर्डर में निकलेगा। टोटल 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 8 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1। तो हम लोगों ने बॉन्ड ऑर्डर एक एक करके देखा। सबसे लोअर बॉन्ड ऑर्डर था O2 माइनस का, फिर O2 का, फिर O2 प्लस का। तो बॉन्ड ऑर्डर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके लेंथ का। तो बॉन्ड लेंथ हम लोग का हो जाएगा, सबसे ज़्यादा होगा O2 माइनस का, फिर O2 का, फिर O2 प्लस का। नेक्स्ट देखते हैं 3 का बी नंबर। ड्रॉ द एमओ एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिक्यूल यूजिंग दिस डायग्राम, कैलकुलेट एंड एक्सप्लेन bond order and magnetic behavior of NO plus and NO minus। तो सबसे पहले देखते हैं NO। N के होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, O के होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। अगर इसका टोटल करें तो टोटल 15 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और इसका एमओ कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px2, पाई 2py2, सिग्मा 2px2, फिर पाई 2px1। तो इसका कुछ डायग्राम है, आप लोग देख लेंगे। और इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए इसका टोटल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें टोटल 10, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है 5। तो इसको सिंपली 1/2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 5/2 हो जाएगा। टोटल बॉन्ड ऑर्डर इसमें आ जाएंगे 2.5। और इसका मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में बात करें तो ये पारा मैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसमें 14। तो इसका अगर एमओ कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2px2, पाई 2py2, पाई 2pz2। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर देखें तो टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे 10 और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे 4। तो इसको 2 से डिवाइड करने पे आ जाएगा टोटल बॉन्ड ऑर्डर 3। तो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर अगर देखें तो ये होते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। और इसका डायग्राम हम लोग देखते हैं तो ऐसा डायग्राम इसमें रहता है। थर्ड देखते हैं इसमें NO माइनस। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें 16। तो एमओ कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2px2, पाई 2px2, पाई 2py2, पाई स्टार 2py2। टोटल इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे 8, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे 5। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर इसका हम कैलकुलेट करें तो 1/5 होंगे। और इसका मैग्नेटिक बिहेवियर देखें तो ये पारा मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 4 का ए। द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ NaCl इज 2.36 into 10⁻10 मीटर। कैलकुलेट द reduced mass and moment of inertia of NaCl। तो एटॉमिक मास आपका Cl का दिया हुआ है और Na का दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको reduced मास निकालने के लिए फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू m इंटू एन बाय m प्लस n, जहाँ Na का एटॉमिक मास के लिए m का यूज कर रहे हैं और एटॉमिक मास ऑफ Cl के लिए n का यूज कर रहे हैं। तो एटॉमिक मास तो आपको क्वेश्चन में दिया, ये सब वैल्यू पुट करके अगर कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तो आंसर आएगा 0.013। तो अब देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है म्यू आर स्क्वायर। तो r का वैल्यू आपका दिया हुआ है 2.36 इंटू 10⁻10 मीटर, ये वैल्यू। तो फिर उसको कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तो आंसर आएगा 3.06 इंटू 10⁻12। तो हम लोग का यही दो आंसर था, एक म्यू निकालना था, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था। नेक्स्ट है कैलकुलेट द फोर्स कांस्टेंट फॉर CO इफ इट एब्जॉर्ब्स एट 2.143 इंटू 10⁵ मीटर इनवर्स। तो एटॉमिक मास ऑफ C दिए हुए हैं 12 इंटू 10⁻³ kg मोल इनवर्स, एंड O का भी दिया हुआ है 16 इंटू 10⁻³ kg मोल इनवर्स।
तो जनरली 4 कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर इंटू म्यू बाय m, वेयर v इज वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉलिक्यूल एंड म्यू होता है रिड्यूस मास कांस्टेंट। तो म्यू का फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं m इंटू एन बाय m प्लस n, जहाँ मास ऑफ कार्बन को हम लोग लिए m एंड मास ऑफ ऑक्सीजन को लिए हम लोग n। तो m का वैल्यू दिया हुआ है, n का भी वैल्यू दिया हुआ है। m और n का वैल्यू हम लोग फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हम लोग को आंसर आएगा 7.30 इंटू 10⁻³ kg मोल इनवर्स। तो ये हमारा आया रिड्यूस मास ऑफ CO। तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ CO जो दिया हुआ है 2.143 इंटू 10⁻³ मीटर इनवर्स। तो हम लोग K के फॉर्मूला में पुट कर देंगे और कैलकुलेट करके हम लोगों का आंसर आएगा 1.87 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। तो ये हमारा आया फोर्स कांस्टेंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट देखते हैं 4 का C, विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज आर ऑब्जर्व्ड इन यूवी visible spectrum of phenol in the range 200 nm to 900 nm. Justify your answer. In the case of phenol, the electronic transitions that are likely to be observed in UV visual spectrum are primarily pi tends to pi star and n tends to pi star transitions. This is because phenol contains a conjugated system of double bond and a lone pair of electron on the oxygen atom. As a result, the pi tends to pi star and n tends to pi star transition are allowed and have relatively strong absorption in the UV visible region. Next देखते हैं 5 का A. How many types of HNMR signal are expected for CH2 Br CH2 Cl? And second में CH3O CH3. Mention relative intensity ratio for the signal observed for 1 and 2. तो CH2 Br CH2 Cl मॉलिक्यूल जो है 4 केमिकल डिस्टिंक्ट हाइड्रोजन एटम कंटेन करता है जो 4 डिफरेंट सिग्नल NMR स्पेक्ट्रम प्रोटॉन में राइज कर सकते हैं। तो ये मॉलिक्यूल का HNMR स्पेक्ट्रम जो है 3 सिग्नल शो करेंगे रिलेटिव इंटेंसिटी रेशियो 2:2:3 के साथ। और CH3O CH3 जो है 6 केमिकल इक्विवेलेंट हाइड्रोजन कंटेन करते हैं और ये रेशियो शो करेंगे 6:1 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एट व्हाट फ्रीक्वेंसी शिफ्ट फ्रॉम TMS वुड ए ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई विथ S equal to 1.5 resonate in NMR spectrometers operating at 6 MHz एंड 400 MHz। तो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट करने के लिए हम लोगों के पास फॉर्मूला है S इंटू ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय TMS फ्रीक्वेंसी। तो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी हम लोग को दिया हुआ है 60 MHz एंड 400 MHz एंड TMS फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 60 MHz डिवाइडेड बाय 1.5। तो हम लोग को आंसर आ जाएगा 40 MHz। 400 MHz के लिए TMS फ्रीक्वेंसी देखें तो 400 MHz डिवाइडेड बाय 1.5 इक्वल टू 266.6 MHz। तो S का वैल्यू गिवन है 1.5 और 60 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रोमीटर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट को कैलकुलेट करने के लिए सारे डेटा को हम लोग फॉर्मूला में पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.25 हर्ट्ज। वैसे ही 400 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रोमीटर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट का आंसर आ जाएगा 15 हर्ट्ज। तो ये दोनों हम लोगों का मेन आंसर हो गए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है 2 मोल ऑफ NH3 at 300 Kelvin occupy a volume of 5 into 10 to power minus 3 meter cube. Calculate the pressure using van der Waal equation. Compare the above result with the pressure calculated using ideal gas equation. तो हम लोगों को A का वैल्यू गिवन है, B का वैल्यू भी गिवन है, N का वैल्यू गिवन है 2 मोल, V का वैल्यू भी हम लोगों को गिवन है, R का वैल्यू हम लोग जानते हैं 8.314 जूल मोल इनवर्स K इनवर्स, T का वैल्यू गिवन है 300 केल्विन। तो हम लोग सारे वैल्यू को वैन डर वाल इक्वेशन में पुट करेंगे तो इसमें सारे वैल्यू गिवन है, बस P का वैल्यू गिवन नहीं है। तो हम लोग P का वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। P का वैल्यू आएगा 8.65 इंटू 10⁻6 पास्कल। तो हम लोग सेम प्रेशर को आइडियल गैस इक्वेशन के थ्रू कैलकुलेट करेंगे। तो आइडियल गैस इक्वेशन होता है PV इक्वल टू nRT। तो इसमें सारा गिवन वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करेंगे तो P का वैल्यू आ जाएगा 9.96 इंटू 10⁻5
अगर हम दोनों वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो वेंडर वाल इक्वेशन से कैलकुलेट किया गया प्रेशर का वैल्यू ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू आइडियल गैस इक्वेशन के। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वेंडर वाल इक्वेशन जो है वो रियल गैस को फॉलो नहीं करता है, जिसके कारण उसमें इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन एंड फाइनाइट मॉलिक्यूलर वॉल्यूम होता है। लेकिन रियल गैस में हम लोग एज्यूम करते हैं गैस मॉलिक्यूल्स एंड इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन जीरो होता है। तो नेक्स्ट है 7 mole of monoatomic ideal gas are compressed reversibly and adiabatically. The initial volume is 16 dm cube and final volume is 7 dm cube. The initial temperature is 27 degrees Celsius. What would be the final temperature in the process? Calculate W, Q and delta U for the process. CV का वैल्यू गिवन है 20.91 जूल के इनवर्स मोल इनवर्स एंड गामा का वैल्यू गिवन है 1.4। तो हम लोगों को फाइनल टेम्परेचर निकालने के लिए एडियाबैटिक इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। एडियाबैटिक इक्वेशन होता है पी वी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जहाँ पी इक्वल टू होता है प्रेशर, वी इक्वल टू वॉल्यूम एंड गामा इक्वल टू सी पी बाई सी वी। हम लोगों को कुछ वैल्यू गिवन है, जैसे एन का वैल्यू है 7 मोल, वी वन का वैल्यू है 16 डी एम क्यूब, वी टू का वैल्यू है 7 डी एम क्यूब, टी वन का वैल्यू है 27 डिग्री सेल्सियस, टी टू का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग आइडियल गैस लॉ का यूज करेंगे, पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो सबसे पहले हम लोग पी वन निकालेंगे, जिसके लिए हम लोग आइडियल गैस लॉ का यूज करेंगे, पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो इससे हो जाएगा पी वन इक्वल टू एन आर टी वन बाई वी वन। तो सारे गिवन वैल्यू को पुट करके कैलकुलेट करेंगे तो पी वन का वैल्यू आ जाएगा 15609.75 पास्कल्स। तो अब हम लोग पी टू का वैल्यू फाइंड करने के लिए एडियाबैटिक इक्वेशन का यूज करेंगे, पी वन बी वन गामा इक्वल टू पी टू वी टू गामा। तो पी टू इक्वल टू हो जाएगा पी वन वी वन बाय वी टू पे होल पे पावर गामा। तो सारे गिवन वैल्यू पुट करेंगे, पी टू का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो पी टू का वैल्यू हो जाएगा 82309.66 पास्कल। तो अब हम लोग फाइनल टेम्परेचर निकालेंगे आइडियल गैस लॉ का यूज करते हुए। तो T2 हो जाएगा P2V2 बाय NR। तो P2 का वैल्यू अभी हम लोग निकाल चुके हैं, V2 का वैल्यू गिवन है एंड N का वैल्यू गिवन है, R का वैल्यू भी गिवन है। तो हम लोग T का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं 618.51 केल्विन। अब हम लोग सेकेंड नंबर देखेंगे, डब्ल्यू क्यू और डेल्टा फाइंड करना है हम लोगों को। तो डब्ल्यू इक्वल टू होता है माइनस डेल्टा पी इंटू डेल्टा वी। तो डेल्टा पी निकालने के लिए हम लोग को पी टू माइनस पी वन करना पड़ेगा। पी टू का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, पी वन का भी वैल्यू निकाल चुके हैं, दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा पी हम लोगों को आ जाएगा एंड डेल्टा वी हो जाएगा वी टू माइनस वी वन। तो वी टू एंड वी वन का वैल्यू भी गिवन है तो इजिली हम लोग फाइंड कर सकते हैं डेल्टा वी -9 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। तो अब हम लोग डेल्टा पी और डेल्टा वी का वैल्यू अगर हम पुट करें इस फॉर्मूला में तो डब्ल्यू आ जाएगा हम लोगों का। तो हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस का यूज कर रहे हैं तो उसमें क्यू हो जाता है हम लोगों का जीरो एंड डेल्टा यू हो जाता है क्यू प्लस डब्ल्यू। तो क्यू का वैल्यू तो जीरो है और डब्ल्यू का वैल्यू हम लोग अभी निकाल चुके हैं, तो डेल्टा यू इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू 600.248 जूल। Write a cell in proper cell representation whose cell reaction is AgCl tends to Ag plus Cl minus using the following standard electrode potential at 298 Kelvin. तो E नॉट AgCl by AgCl माइनस का वैल्यू दिया हुआ है 0.22 वोल्ट। फिर E नॉट Ag प्लस बाई Ag इक्वल टू दिया हुआ है 0.80 वोल्ट। हम लोगों को कैलकुलेट करना है E नॉट ऑफ द सेल and solubility product of AgCl and its solubility at 298 Kelvin। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम लोगों को सेल रिएक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए और सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को कुछ सेल नोटेशन को फॉलो करना होता है। तो एनोड का हो जाएगा कुछ ऐसा और कैथोड का हो जाएगा कुछ ऐसा। तो ओवरऑल सेल रिएक्शन हम लोग लिख सकते हैं AgCl in solid state tends to Ag plus aqueous state plus Cl minus in aqueous state। तो ई नॉट सेल का फॉर्मूला हो जाता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एट एनोड। तो ई नॉट सेल का वैल्यू आएगा 0.58 वोल्ट। अब हम लोग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने के लिए नोस्ट इक्वेशन का यूज करेंगे, जो होता है ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ इंटू एल एन क्यू,
जहाँ ई सेल होता है सेल पोटेंशियल, ई नॉट सेल होता है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, आर होता है गैस कांस्टेंट जिसका वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 8.314, टी होता है टेम्परेचर इन केल्विन, एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इन द बैलेंस सेल रिएक्शन, एफ होता है फैराडे कांस्टेंट जिसका वैल्यू हम लोग जानते हैं 96,485 कूलम पर मोल, क्यू एक रिएक्शन कांस्टेंट है। AgCl का रिजोल्यूशन के लिए हम लोगों को बैलेंस सेल रिएक्शन दिया हुआ है। AgCl in solid state tends to Ag plus in aqueous state plus Cl minus in aqueous state। तो रिएक्शन कोएफिशिएंट Q को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयन के प्रोडक्ट के रूप में। तो हो जाएगा Q इक्वल टू Ag प्लस Cl माइनस। तो हम लोग नर्स्ट इक्वेशन का यूज करके लिख सकते हैं ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ इंटू एल एन के एस पी। तो हम लोगों को सारा वैल्यू गिवन है, बस एल एन के एस पी का वैल्यू गिवन नहीं है। तो हम लोग सारा वैल्यू पुट करके एल एन के एस पी का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं 22.7104। तो हम इसका एंटी लॉग लेंगे तो के एस पी का वैल्यू आ जाएगा 7.766 इंटू 10⁹। तो हम लोगों को यही फाइंड आउट करना था सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl। तो नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर। A water sample had the following constituents per liter: CaCO3 equal to 65 milligram, MgHCO3 equal to 80 milligram, CaSO4 equal to 155 milligram, MgSO4 equal to 135 milligram, NaCl equal to 8 milligram. Calculate the quantity of temporary and permanent hardness in the water sample. Calculate the quantity of lime 80% purity and soda 90% purity required for softening of 1 million liter of above water sample। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। टेम्पोररी हार्डनेस जो होता है बाइकार्बोनेट आयन के प्रेजेंस होने के कारण होता है, इसे सिंपली बॉयल करके हम लोग रिमूव कर सकते हैं। तो हम लोगों को क्वेश्चन में CaCO3 MgHCO3 टेम्पोररी हार्डनेस दिया हुआ है जिसका वैल्यू भी हम लोगों को गिवन है 65 मिलीग्राम 80 मिलीग्राम। तो हम लोग टोटल टेम्पोररी हार्डनेस अगर कैलकुलेट करें तो 145 मिलीग्राम पर लीटर है। अब देखते हैं परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस डाइवैलेंट मेटल आयन जैसे कि कैल्शियम मैग्नीशियम के प्रेजेंस के कारण होता है। यूजुअली ये सल्फेट फॉर्म में पाया जाता है। तो क्वेश्चन में हम लोगों को CaSO4 और MgSO4 गिवन है एंड क्वेश्चन में इसका वैल्यू भी गिवन है 155 मिलीग्राम एंड MgSO4 का 135 मिलीग्राम। तो हम लोग टोटल परमानेंट हार्डनेस अगर देखें तो हो जाएगा 290 मिलीग्राम पर लीटर। तो अब हम लोग लाइम और सोडा का क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे 1 मिलियन लीटर ऑफ वाटर सैंपल में। तो हम लोग कुछ रिएक्शन देखना होगा। तो सबसे पहले देखते हैं लाइम का। लाइम का यूज होता है टेम्पोररी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं CaO प्लस H2CO3। प्रोडक्ट देता है CaCO3 प्लस H2O। तो मोलर मास होता है CaO का 56 ग्राम पर मोल। तो 80% प्यूरिटी हम लोग एज्यूम कर रहे हैं तो इसका इफेक्टिव मास हो जाएगा 44.8 ग्राम पर मोल। तो क्वांटिटी ऑफ लाइम को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों के पास फॉर्मूला है टेम्पोररी हार्डनेस इंटू 1 मिलियन लीटर इंटू 1 मोल पर लीटर बाय टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ मोलर मास। टेम्पोररी हार्डनेस अभी हम लोग कैलकुलेट किए हैं 145 मिलीग्राम पर लीटर एंड टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ मोलर मास इक्वल टू मोलर मास ऑफ H2CO3 इक्वल टू 62 ग्राम पर मोल। तो हम लोग सारे वैल्यू को फॉर्मूला में पुट करके क्वांटिटी ऑफ लाइम कैलकुलेट कर सकते हैं 2.338 मिलियन लीटर। Therefore, approximately 2.338 metric tons of lime 80% purity is required for softening 1 million liter of the water sample। अब देखते हैं सेकेंड में सोडा। तो सोडा का यूज हम लोग परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए करते हैं। तो उसका रिएक्शन देखेंगे NO2CO3 प्लस CaSO4 प्रोडक्ट देगा CaCO3 प्लस Na2SO4। Na2CO3 प्लस MgSO4 प्रोडक्ट देगा MgCO3 प्लस Na2SO4। तो मोलर मास अगर हम देखें NO2CO3 का होगा 106 ग्राम पर मोल। और तो हम लोग 90% प्यूरिटी एज्यूम कर रहे हैं तो इफेक्टिव मास हो जाएगा 95.4 ग्राम पर मोल। तो क्वांटिटी ऑफ सोडा निकालने के लिए हम लोग के पास फॉर्मूला है परमानेंट हार्डनेस इंटू 1 मिलियन लीटर इंटू 1 मोल पर लीटर डिवाइडेड बाय परमानेंट हार्डनेस मोलर मास। तो हम लोगों ने परमानेंट हार्डनेस निकाला हुआ था 290 मिलीग्राम पर लीटर एंड परमानेंट हार्डनेस मोलर मास इक्वल टू मोलर मास ऑफ CaSO4 और MgSO4 इक्वल टू 136 ग्राम पर मोल।
देन सारे गिवन वैल्यू फॉर्मूला में पुट करेंगे तो क्वांटिटी ऑफ सोडा आ जाएगा 2.132 मिलियन लीटर। देयरफॉर अप्रोक्सीमेटली 2.132 metric ton of soda 90% purity is required for softening 1 million liter of the water sample. In an experiment to determine the hardness of a sample of water, 25 ml of N by 50 Na2CO3 solution was added to 100 ml of water sample. After complete precipitation of insoluble carbonate, the unreacted Na2CO3 was titrated against N by 50 H2SO4 solution. When 10 ml of acid was required, calculate the hardness and comment on the nature of hardness so determined. The hardness of water sample is determined by titrating the unreacted Na2CO3 with N by 50 H2SO4 solution. तो इसका रिएक्शन आ जाएगा Na2CO3 प्लस H2SO4, प्रोडक्ट देगा ये Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2. We can see that each molecule of Na2CO3 react with one molecule of H2SO4. Then given the volume of N by 50 Na2CO3 solution added is 25 ml and the volume of N by 50 H2SO4 solution required for titration is 10 ml. We can calculate the mole of Na2CO3 and H2SO4 used. Then mole of Na2CO3 is equal to volume of Na2CO3 solution in liter into normality of Na2CO3. Then answer is 0.0005 moles. As per the balanced chemical equation, 1 mole of Na2CO3 react with 1 mole of H2SO4. Hence, 5 into 10 to power minus 4 moles of Na2CO3 are equivalent to 5 into 10 to power minus 4 mole of H2SO4. Therefore, 2 into 10 to power minus 4 mole of H2SO4 react with 2 into 10 to power minus 4 moles of Ca2+. Ions present in the water sample. Hence, the concentration of Ca2 plus ion in the water sample is equal to 2 into 10 to power minus 4 by 0.1 liter. It is equal to 2 into 10 to power minus 3 mole per liter. Since Na2CO3 was used to precipitate the Ca2 plus ion, both temporary and permanent hardness are included in the hardness determined. Therefore, we cannot comment on the nature of the hardness based on its experiment alone. नेक्स्ट 8 नंबर में नोट लिखना है सभी पर। पहला है ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ लैक्टिक एसिड सॉल्यूशन। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3 CHOH COOH। इसमें दो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर होता है, एक डी लैक्टिक एसिड एंड एल लैक्टिक एसिड। In addition to these optically active varieties, there is an optically inactive forms which results when dextro and levo varieties are present in equal quantities. It is called racemic mixture plus minus lactic acid. ये जो डी लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर है इसका जस्ट मिरर इमेज होता है एल लैक्टिक एसिड। ठीक है। सेकेंड में देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑफ टर्टरिक एसिड। तो टर्टरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C4H6O6 and to see the optical activity to this we need to write the structural formula in which we find a pair of enantiomers with one mesoform. To exhibit the optical isomerism, the compound must be optically active in nature, and to be optical active in nature there should not be any symmetry element in the compound. तो इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला में हम लोग चार देखे थे, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। H6 1 2 3 4 5 6, O6 2 2 4 5 1 6। एल टर्टरिक एसिड का मिरर इमेज होता है डी टर्टरिक एसिड। बी नंबर में है डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग इनेंटियोमर्स एंड डायस्टेरियोमर्स। तो इनेंटियोमर्स जो है पेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल होता है जो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और वो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर सकते। डायस्टियोमर्स क्या होता है? डायस्टियोमर्स आर डिफाइंड एज कंपाउंड्स विथ द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड सीक्वेंस ऑफ बॉन्डेड एलिमेंट बट आर नॉन सुपर इम्पोजिबल नॉन मिरर इमेजेस। एंड सेकेंड देखेंगे इनेंटियोमर्स में हैव आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट फॉर द एबिलिटी टू रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट। डायस्टियोमर्स में देखेंगे डिस्टिंक्ट फिजिकल प्रॉपर्टी,
इन एंटियोमर्स में देखेंगे तो प्रेजेंट इन पेयर्स, लेकिन डायस्टियोमर्स में देयर कैन बी सेवरल मॉलिक्यूल्स। इन enantiomers similar molecular shape, but in diastereomers different molecular shape. Then second में है differentiate between racemic mixture and meso compound. Racemic mixture is a mixture of organic compound known as enantiomers, and in meso compound, a meso compound is a molecule having more than one identical stereocenter and an identical or superimposable mirror image. In racemic mixture contain non-identical isomer. In meso compound contain identical mirror images. In racemic mixture contains chiral compounds. In meso compound considered as chiral compounds. 9 नंबर देखते हैं, explain the following. फर्स्ट में है acetic acid is stronger acid than phenol. In phenol or phenoxide ion, negative charge due to a lone pair of oxygen atom disperses between highly electronegative oxygen atom and low electronegative carbon atom. Whereas on the other hand, in carboxylic acid or carboxylate ion, charges disperse between highly electronegative oxygen atoms only. Now, negative charges dispersing on higher electronegative atoms provided greater stability than the same being on low electronegative atoms. Therefore, carboxylate ion is more resonance stabilized than phenoxide ion. तो रेजोनेंस ऑफ फेनोक्साइड दिया हुआ है, ये फिगर आप लोग देख लेंगे. दिस इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बोजिलेट आयन और एसीटेट आयन. The products both phenoxide and acetate ion are resonance stabilized. In acetate ion, all the canonical structures are equally contributing. More contributing the resonance structure, more will be the stability. Hence, acetic acid is better acid than phenol. अब नेक्स्ट एक्सप्लेन करना है द एमाइनो ग्रुप इन एनिलीन O and P directing, but amide group is meta directing. The directing effect of a functional group in an aromatic ring depends on its ability to donate or withdraw electron density from ring through resonance effect. The amino group in aniline is ortho and para-directing due to its ability to donate electron density through resonance, while the amide group is meta-directing due to electron withdrawing nature of the carbonyl group. Now देखते हैं लास्ट 9 का B. Arrange the following carbocation in order of increasing stability with suitable regions: C6H5CH2+, CH3 3C+, C6H5 2CH+, CH3 CH2+. The order of increasing stability of the given carbocation is CH3 CH2+, smaller than C6H5 CH2+, smaller than C6H5 2CH+, smaller than CH3 3C+. The given carbocation based on these factors. For this is the primary carbocation and it does not have any electron donating groups or resonance structures to stabilize it. For this carbocation has an electron donating phenyl group which stabilizes it through the inductive effect. For this carbocation has two phenyl groups which provide additional stabilization through the inductive effect. This carbocation has 3 electron donating methyl groups which provide significant stabilization through the inductive effect. And thank you so much इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए. वैसे केमिस्ट्री सब्जेक्ट में 40 to 60% क्वेश्चन रिपीट रहता है, तो हो सकता है आपको सेम क्वेश्चन आ जाए इंड सेम के एग्जाम में, तो आप लोग उसे सॉल्व करके जरूर आएँ. तो मैं आपके लिए सभी सब्जेक्ट का PYQ लेके आने वाला हूँ लास्ट 3 to 4 ईयर का. तो इसलिए मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरा सारा वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके.